नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे हम तारा चक्र पद्धति पर कि हम कैसे जाने कि हमारी लाइफ में कौन से ग्रह की महादशा कैसी गुजरेगी। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है और बहुत सारी जब कुंडलियां आती हैं तो उनमें ये प्रश्न आते हैं। तो मैं एक उदाहरण मकर राशि का ले रहा हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मकर राशि का है और उसका जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, तो उसके लिए ये महादशा कैसी जाएगी, कौन से ग्रह की महादशा कैसी रहेगी, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये जो वीडियो है ये आप मेरी जो पिछली वीडियो है नक्षत्र वाली, उसको यदि देखकर उसके बाद यदि देखेंगे तो आपको और क्लियर आएगी, समझ में आएगी। मैंने नक्षत्र पर 4 वीडियो बनाई हुई है, 4 वॉल्यूम में बनाई हुई है। उसमें आपको ये बताया है कि नक्षत्र कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या स्वभाव होता है, क्या नेचर होता है, उन नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का लाइफ कैसी रहती है। ये लगभग सारी चर्चाएं उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और वहां से आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिल सकती है। तो अब बात करते हैं हम कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, इसके यदि हमको फल को जानना हो कि मकर राशि वालों के लिए या मकर लग्न वालों के लिए जिनका जन्म उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, कैसा रहने वाला है। ये मैं एक एग्जांपल कुंडली सेट करके आपके सामने आपसे बताने जा रहा हूं, तो जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। पहले तो आप ये समझ लो कि तारा है, तारा चक्र है, ये जो है हमारे तारा चक्र में 9 तारा होते हैं जिनमें हमारे ग्रह बैठे होते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा होता है जन्म तारा, है ना। तो जन्म तारा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज यदि हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। यदि किसी का जन्म मान लीजिए उत्तराषाढ़ में हुआ है तो उत्तराषाढ़ उसका क्या हो गया, उसका जन्म तारा हो गया, है ना। अब उत्तराषाढ़ किसका नक्षत्र है, वो है सूर्यदेव का नक्षत्र, ठीक है। तो इसका मतलब सूर्यदेव के जो तीनों नक्षत्र हैं वो इनके लिए जन्म तारा बन गए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 9 तारा होते हैं। पहला जन्म तारा, दूसरा संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, 5वां प्रत्यय या प्रत्याहारी, 6वां साधक तारा, 8वां होता है बद तारा या बाधक तारा, और 7वां होता है बद तारा या बाधक तारा, 8वां होता है मित्र तारा और 9वां होता है अति मित्र तारा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पहला तारा जन्म चक्र तारा, दूसरा तारा संपत तारा जिसमें यानी संपत्ति बनती है आपकी, है ना। और जन्म तारा यानी जिसमें काम की शुरुआत की जाए तो काम धीरे धीरे हमारा सेट हो जाता है। तो कभी भी जीवन में कोई काम की शुरुआत करना हो आपको तो आप जन्म तारा से शुरुआत करें, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैं अभी उत्तराषाढ़ का एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि आपका जन्म श्रवण में हुआ तो श्रवण आपका जन्म तारा हो जाएगा, और फिर श्रवण के साथ साथ रोहिणी, हस्त, 2 नक्षत्र हैं, ये भी आपके जन्म तारा बन जाएंगे क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र हैं। और फिर उसके आगे से फिर हम काउंटिंग चालू कर देंगे। उसके आगे जो नक्षत्र आएंगे वो किसके आएंगे, मंगल के नक्षत्र आएंगे। उसके आगे फिर राहु के आएंगे, फिर गुरु के आएंगे, फिर शनि के आएंगे, फिर बुध के आएंगे, फिर केतु के, फिर शुक्र के, फिर सूर्य के और फिर चंद्र के। इसी प्रकार से हमारी दशा महादशाएं काम करती हैं। तो जो उत्तराषाढ़ में जन्मे, अभी फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए मकर राशि या लग्न का कोई जातक है, उसका जन्म हुआ है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, तो उसका जन्म तारा क्या हो गया, सूर्य। तो सूर्य की महादशा में उसका जन्म हुआ है। अब सूर्य के बाद किसकी महादशा आएगी, चंद्रमा की महादशा आएगी। तो ये महादशा भी उसकी अच्छी जाएगी, चाहे चंद्रमा की अंतरदशा हो, चाहे महादशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो,
ये उसको बेनिफिट दे ही देंगे, क्योंकि ये संपत्ति में आ रहे हैं, संपत्ति बनाएंगे। इस नक्षत्र में व्यक्ति संपत्ति बनाता है। उसी प्रकार से जो तीसरा तारा है वो है विपत तारा। इसका है स्वामी बनते मंगल। तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। ये जो मंगल की महादशा इनकी जब आएगी तो उसमें इनको कष्ट होंगे, तकलीफ होगी, है ना, क्योंकि नाम से ही विदित है, विपत मतलब विपत्ति का सामना करना। इसी प्रकार से चौथा जो इनका तारा है वो है क्षयम तारा। क्षयम तारा यानी हीलिंग का काम करने वाला। आपको जो विपत्ति के समय में जो घाव लगे उन घाव को भरने का काम ये करेगा क्षयम तारा। तो क्षयम तारा आपका कौन होगा? राहु होगा। ठीक है, तो राहु के 3 नक्षत्र शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति, ये तीनों नक्षत्र आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। राहु की जो दशा महादशा आएगी वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु के बाद आते हैं गुरु। गुरु प्रत्यारी तारा में आ रहे हैं। तो गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु। पूर्व भाद्रपद हो गया, विशाखा हो गया, पुनर्वसु हो गया। तो ये जो है गुरु के नक्षत्र है। तो गुरु के नक्षत्र कैसे आपके लिए उतने अच्छे नहीं होंगे, यानी गुरु की महादशा दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी की जाना चाहिए। उसके बाद साधक तारा आता है। तो साधक तारा में आपके शनि आ रहे हैं। तो शनि के कौन से नक्षत्र हैं? शनि के 3 नक्षत्र हैं, अनुराधा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र शनि के हैं। तो ये जो दशा महादशा जब शनि की आएगी तो ये भी आपके लिए अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए कौन सा तारा बन रहा है? साधक तारा बन रहा है, साधना का काम करने वाला। आप आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, आप बैलेंस होगी आपकी लाइफ इसमें। और कहीं ना कहीं जो भी आपके कर्मा हैं अच्छे बुरे, उनके भी परिणाम कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है 7वां जो तारा है वो है बाधक तारा या पद तारा। ये इसके स्वामी हो रहे हैं बुध। तो रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये नक्षत्र बुध के रहेंगे। ये नक्षत्र जब चंद्रमा नक्षत्र में आएगा आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद आता है मित्र तारा। मित्र तारा में केतु आएंगे। तो केतु की महादशा आएगी, वो आपके लिए मित्रवत व्यवहार करेंगे। केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूला। इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा आएंगे तो आपके लिए सपोर्टेबल होंगे। उसके बाद लास्ट है 9वां अति मित्र तारा। अति मित्र तारा आपका जो बनेगा वो बनेगी शुक्र। तो शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी। तो कुल मिला के शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो आपके लिए फायदेमंद होंगे, आपकी दशा महादशा में आपके लिए सपोर्टिव होंगे। तो शुक्र के नक्षत्र कौन से हुए आपके? भरणी हो गया, पूर्वा फाल्गुनी हो गया और पूर्वा आषाढ़। ये शुक्र के नक्षत्र हो गए। तो इसमें जो शुक्र है वो आपके लिए अति मित्र वाला व्यवहार करेंगे। ये आपके लिए अति मित्र का व्यवहार करते हुए इनकी जो महादशा है ये बहुत अच्छी आपकी जाने वाली। तो इस प्रकार से हम ये जो तारा चक्र पद्धति है इससे हम फलित करते हैं कुंडली का। तो ये जो 9 तारा है इनमें जो तीसरे नंबर का तारा है, जो 5वें नंबर का तारा है और जो 7वें नंबर का तारा है, ये 3 जो तारा है ये हमें स्ट्रगल देते हैं, बाधा व्याधाएं देते हैं, परेशानियां देते हैं। इन 3 तारा में जो भी नक्षत्र आते हैं या जिस भी स्वामी के ये नक्षत्र हैं उसकी दशा महादशा में हमको काफी संघर्ष देखने को मिलता है, काफी तकलीफ हमें उठाना पड़ती है। वो महादशा और अंत में हमको रेमेडी करना बहुत आवश्यक है। अब रेमेडी क्या करना है इसके लिए ये भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, तो आपके जन्म नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र होगा वो कहलाएगा अति मित्र नक्षत्र, यानी जन्म नक्षत्र से एक नक्षत्र पहला। तो आपका उत्तराषाढ़ में जन्म हुआ तो आपका जन्म से पहले जो 27वां नक्षत्र है वो कौन सा रहा? पूर्वाषाढ़।
तो पूर्वाषाढ़ा किसका हो गया? शुक्र का नक्षत्र हो गया। तो पूर्वाषाढ़ा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको अपने आसपास रखना है। पूर्वाषाढ़ा रिलेटेड नक्षत्र में जन्मे जो लोग हैं उनसे आप मित्रता करिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो पेड़ हैं या जो पक्षी हैं या जो पशु हैं उन सब को आपको अपने आसपास रखना है। उससे क्या होगा कि आपके लिए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बन जाएगा, और सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनने से आपको जो बुरा समय है उसको निकालने में बड़ी आसानी होगी। तो पूर्वाषाढ़ा का जो देवता है वो कौन है? जल देवी है। तो आपको उनके मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर जल देवी की आपको आराधना करना चाहिए। दूसरा, इसका जो पशु है वो है बंदर, मेल बंदर है ना। तो आप बंदरों को कुछ खिलाइए पिलाइए, आप हनुमान जी की सेवा करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी प्रजाति से कुछ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी सेवा करिए। वृक्ष लगाइए, जैसे जामुन का वृक्ष है ना, तो जामुन का वृक्ष आप लगाइए जहां आप रहते हैं। जामुन के वृक्ष के नीचे बैठिए, अशोक का वृक्ष लगाइए या अशोक के वृक्ष के छांव में बैठिए। तो ये कुल मिला के अपने ऑरा को विकसित करने के लिए आपको अपने अति मित्र तारा की जो चीजें हैं जो उसको अपने आसपास रखना है। तो उससे क्या होगा, ये जो विपत तारा या प्रत्यारी तारा में जब आपका चंद्रमा जाएगा तो आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में मुहूर्त निकाल के लिए भी निकाल करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। हमें देखना है कि मान लो कोई शुभ काम करना है, तो हमें मान लीजिए मकान बनाना है या गाड़ी खरीदना है, तो उसी प्रकार से देखते हैं कि हमारी जो चंद्रमा है वो इस नक्षत्र में कब आ रहे हैं, उस नक्षत्र में हम वो काम करते हैं। और कौन से काम को नहीं करना है, मान लीजिए बद तारा है तो उसमें हमको कोई नए काम की शुरुआत नहीं करना। लेकिन यदि हमें किसी बुरी आदत का वध करना है, हमको मान लीजिए नशा छोड़ना है, हमको नशा करते हैं, तो आप उस बद तारा में आप नशे की चीज को छोड़ दीजिए, तो वो आपके नशा छूट जाएगा, हमेशा के लिए आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो बद तारा आपके लिए कौन कौन से हैं? रेवती है, अश्लेषा है और ज्येष्ठा है, ये बुध के हैं। तो जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में आते हैं तो आप व्यसन छोड़ सकते हैं, गुस्सा करना छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये जो बुरे तारा है इनका आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, है ना, फायदा ले सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे विपत है तो मृगशिरा है, धनिष्ठा है, मंगल के जो नक्षत्र चित्रा है ये विपत में। तो विपत के समय हमको क्या करना है, इसमें मान लो समस्या आ रही, परेशानी आ रही, तो इससे भी छुटकारा पाना है इसमें। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जो बुराई, जो चीजें खराब हैं, जो बुरी हैं, उनसे हम दूर हो सकते हैं और इस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं। ये कुल मिला के तारा चक्र पद्धति है जिससे हम फलित करते हैं। सामान्यतः जो ज्योतिषी फलित करते हैं वो केवल सॉफ्टवेयर को देख के और ये बता देते हैं, इतना अंदर नहीं जाते हैं। मेरी आपको ये राय है दोस्तों, कभी भी आप अपना हॉरोस्कोप चेक करवाएं, खुद करें या देखें, तो थोड़ा सा डीप जाकर ये जरूर देखें कि आपका प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, इस नक्षत्र का स्वामी कहाँ है और वो नक्षत्र का स्वामी तारावल में हमको कहाँ सपोर्ट कर रहा है, हमारे कौन से तारा चक्र में आ रहा है। यदि यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर से नक्षत्रों के माध्यम से आप फलित करेंगे, तो वो फलित बहुत लाभदायक होगा। उम्मीद करता हूं मित्रों कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।
मैं अपने जो नक्षत्रों की जो वीडियो है उनकी लिंक इसमें दे दूंगा, क्योंकि वीडियो क्या बहुत बड़ा हो जाता है तो असहज होता है व्यक्ति उसको सुनने और समझने में। तो इतने के साथ ही मैं अब वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।